हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इससे मैंने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और पिछले साल आया हुआ भी है और आगे आने का संभावना भी है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, या तो यही डायरेक्ट आएगा एग्जाम में या इसी पे आधारित क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लंबा तो है, लेकिन अगर अच्छे से देख लेते हैं तो एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किए हैं, जो आप लोगों को पसंद आएगा ही। और अगर आप लोग इससे पहले पढ़े हैं या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर क्लास है ये। पूरे चैप्टर का निचोड़, एक होता है ना चैप्टर में बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें आप बस एक वीडियो 1 घंटा बस इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर देख लिए तो आप वास्तविक संख्या में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अब बोलेगा क्यों गारंटी हम ले रहे हैं, तो मेरा खुद का 11 साल का एक्सपीरियंस है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले साल 2025 में मेरा स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 नंबर ला के इतिहास रच दिया है, तो आप मेरे पे आराम से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 11 साल का एक्सपीरियंस भी है, प्लस में मेरा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। 100 में 100 लाते हैं, 100 में 97 आता है, 94 आता है। देखिए 99 अभी तक नहीं आया है। 99 देखिए इस साल आएगा तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो 100 आ गया, 98 आ गया, 97 आ गया, 96 आ गया, 95 आ गया, 94 आ गया, यानी टोटल नंबर मेरा मतलब स्टूडेंट सब अचीव कर चुका है। बस एक नंबर छूट गया है, कौन सा, 99 का। उम्मीद करता हूं इस बार आ जाएगा किसी न किसी स्टूडेंट का। शायद हो सकता आप हो वो स्टूडेंट जो 99 नंबर ला दे एग्जाम में। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए वीडियो है, बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बस 10 से 15 क्वेश्चन है, आपको बस 1 से 1.5 घंटा रुकना है और एग्जाम में अच्छा नंबर पाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 और 1188 का मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल मौसा निकाला जाता है, लॉस नहीं निकाला जाता है, यानी HCF निकाला जाता है, LCM इससे नहीं निकलता है। तो देखते हैं बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो सुनिए ध्यान से, अगर आप लोग पढ़े हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग a बराबर BQ प्लस R लेते हैं, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, बस इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। इसको चरण बाय चरण हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। तो दोनों को हम मिला देते हैं, यानी इसको चरण की प्रक्रिया में लेते हैं तो एल्गोरिथम बन जाता है, उससे हम लोग का मौसा निकल जाता है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं तीसरा क्लास, 3 क्लास में हम लोग पढ़े हैं एक संबंध, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सेम उसी तरह ये भी है। देखिए ये इसमें भाज्य लिखा हुआ है और ये b जो है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और ये जो q है इसको हम लोग कहते हैं भागफल, और r जो है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। बस आप लोग को इतना याद रखना है। तीसरा क्लास में मैथ में दिया है, चाहे कोई भी बोर्ड का, आप बिहार बोर्ड में है या CBSE बोर्ड में, किसी बोर्ड में है, ठीक है। इतना तीसरा क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए सिंपल में हम लोग जो बचपन में मौसा सीखते हैं, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में हम लोग क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। अब इसको जो हम भाग लगाते हैं तो देखिए 2 बार में लग जाएगा। तो 504 को 2 से अगर गुना करते हैं तो 1008 होता है। अब इसको अगर हम लोग घटा रहे हैं तो 0 होगा, 8 होगा, इधर 1 होगा, 180 आया। अब 180 से फिर 504 में भाग लगाते हैं। अब 180 से 504 में भाग लगाएंगे तो फिर 2 से लगाना पड़ेगा, तो कितना होगा, तो 180 दूना कितना होगा, 360। अब इसको अगर हम लोग घटा रहे हैं तो 4 होगा, इसको घटाएंगे तो 4 होगा, और इसको घटाएंगे तो 1 होगा। अब 144 से 180 में लगाते हैं, 2 से लगाएंगे 288 हो जाता है, इसलिए 1 से लगाएंगे 144। अब इसको अगर हम घटा रहे 6, इसको घटाएंगे तो 3 होगा। अब 36 से 144 में लगाएंगे, और 36 से जो 144 में लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो 36 चौका हो जाएगा 144। अब यहाँ पे देख रहे हैं 0 आ गया, तो जब जहां पे शेषफल 0 आता है उसी का जो भाजक होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मौसा। ये हम लोग तीसरा क्लास में पढ़े, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें से देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बड़ा को हम लोग a मान लेते हैं तो 1188 होगा, और छोटा को हम लोग b मान लेते हैं जिसको हम लोग कहेंगे 504 हो गया। अब यहां लिखेंगे भाग लेमा, इसी को कहते हैं भाग लेमा, इंग्लिश में कह देते हैं भाग लेमा।
तो भाग लेमा बोलिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलिए। अब देखिए भाग लेमा से लिख दिए। अब भाग लेमा से हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, लिख दिए। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम देख रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक में हम देख रहे हैं, तो ये इसमें भाग लग रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे a यानी भाज्य। जिससे भाग लगा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे b, और जो यहाँ आ रहा है उसको कहते हैं q यानी भागफल, और जो यहाँ बच रहा है उसको हम लोग कहेंगे शेषफल यानी r। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ बिठा दीजिए। तो लिखेंगे इससे पहले चरण 1 या 1। अब यहां से लिखिए, पहले a है तो a कितना है 1188 बराबर b कितना है, तो b देख रहे हैं 504, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होगा, q देख रहा है यानी भागफल कितना देख रहे हैं 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना दिख रहा है 180। चलिए चरण 1 हो गया। देखिए कितना इजी है। सेम तीसरा क्लास का मौसम को हम लोग ये भाग एल्गोरिदम में या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में बदल देंगे, बस हो जाएगा आंसर। देखिए आप, अब ये हो गया, इसको हटा लीजिए। अब यहां से इसमें क्वेश्चन देखिए, यहां से हम घेर रहे हैं इसलिए समझने के लिए। अब देखिए इसमें भाग लगा रहे हैं तो इसको हम लोग a कहेंगे, इससे भाग दे रहे हैं तो इसको हम लोग b कहेंगे, और यहाँ पे ये q आता है भागफल को, आइए इसको हम लोग r कहते हैं शेषफल। सेम इसी तरह यहाँ भी लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। अब इसमें a कितना है तो 504 लेंगे, बराबर b कितना है तो 180 लेंगे, इंटू q कितना है तो 2 लेंगे, प्लस शेषफल कितना है 144। देखिए यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक शून्य ना आ जाए, यानी शेषफल 0 नहीं आ जाए। फिर अगला देखिए इसमें, देखिए यहां से, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा a, ये हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया r, वैसे लिख दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे चरण 3। अब देखिए इसमें a कितना है 180 बराबर b कितना है 144, इंटू q कितना है तो 1, प्लस r कितना है तो 36। चरण 3 चरण हो गया, शून्य नहीं आया अभी तक। फिर लिखेंगे चरण 4। फिर देखिए अब इसमें देखिए यहां से यहां तक देखना है, इसको हम लोग a कहते हैं, इसको हम लोग b कहेंगे, इसको हम लोग q कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं r यानी r। तो देखिए यहां पे लिख दीजिए। तो a कितना है तो a हम लोग देख रहे हैं 144 बराबर b कितना है तो 36, इंटू q कितना है तो 4, प्लस r कितना है तो 0 यानी 0। देखिए इतना ही बनाना है और कुछ नहीं करना। देखिए यहां पे आ गया कितना 0, यानी शेषफल जब 0 आएगा तो कौन सा मौसा कहलाएगा तो भाजक। तो वही हम लोग को लिख देना है, यहाँ पे अतः देके लिख देना है। अतः मौसा हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो HCF लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया तो इसका भाजक 36, तो 36 हो गया आंसर। बताइए दिक्कत आप लोगों को तो नहीं है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF यानी मौसा और LCM यानी लौसा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। तो दोनों एक ही नाम है, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के मौसा लौसा निकालते हैं। तो मौसा लौसा निकालने की विधि अगर पूछेगा दोनों में से तो अभाज्य गुणनखंडन विधि है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग केवल मौसा निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, वैसे ही हम लोग को इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं पहले 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड समझिए अच्छे से, पूरा एकदम बेसिक ढंग से समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतना अच्छा समझाएंगे जो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, और टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए 96 का हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं। 96 का 2 से अभाज्य गुणनखंड में यानी 2 से भाग लगाते हैं, 48 होगा, 2 से लगाएंगे 24 होगा, 2 से लगाएंगे 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा। तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 ठो 2 है और 1 ठो 3 लिख दिए। अब देखिए 2 कितनी बार है तो 5 बार, तो 2 का पावर 5 हो गया। 3 कितनी बार है 1 बार, तो पावर में 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, 1 पावर में लिखते नहीं। चलिए ये हो गया। अब एक ठो और निकाल देते हैं 404 का, 404 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखते रहिए। 404 का भी निकाल लेंगे, 404 अब निकालेंगे 200, तो 202 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 101। अब देख रहे हैं इधर 3 से 7 से भाग नहीं लग रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101। अब देखिए 2 का पावर 2 और 101 का पावर 1 होगा, तो पावर में 1 नहीं लिखते हैं। चलिए आप लोग इतना समझ गए। सबसे पहले दोनों में कॉमन करना है, यानी दोनों में मिलाना है, जो नहीं होगा हम अपने मन से डाल देंगे, ठीक है, लेकिन पावर में 0 लेंगे, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 का मान 1 होता है।
जैसे मान लीजिए a का पावर हम 0 लेंगे तो उसका मान 1 होगा। ये केवल याद रखिएगा, चाहे कितना कभी संख्या का पावर में 0 रहेगा तो 1 होगा। जैसे हमने 11 का पावर 0 तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, चलिए ये मिल रहा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है तो इसमें हम 3 अपने मन से देंगे, ये याद रखें। लेकिन पावर में जो हम अपने मन से देंगे उसमें 0 रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसमें 101 है लेकिन इसमें 101 नहीं है तो 101 हम अपने मन से देंगे, लेकिन बताइए पावर में क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। चलिए इतना समझ गए। अब यहां से लिखना है इसीलिए मौसा यानी HCF बराबर। अब सुनिए ध्यान से सुनिए, एक ही बार में समझ में आएगा। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए मौसा किसे कहेंगे, तो दोनों में जो सबसे कम घात वाला होगा उसका गुणनफल मौसा कहलाएगा। ठीक है, समझ गए, दोनों में सबसे कम घात वाला उसका गुणनफल जो होगा उसी को मौसा कहते हैं। तो देखिए मिलाइए पहले, इधर 2 और 2 मिला, 2 का घात 5 है, 2 का पावर 2 है, दोनों में से छोटा कौन सा है, तो छोटा बोलिएगा 2 का पावर 2 है, तो यहां लिखेंगे 2 का पावर 2। चलिए 1 हो गया। 3 मिलाइए, देखिए 3 इधर भी है इधर भी है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर 0 है। कौन बड़ा है, तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो इसमें तो छोटा लेना है, मौसा में छोटा लेते हैं, लौसा में बड़ा। अब देखिए इसमें मिलाइए 101 101 में मिलाइए, तो 101 का पावर 1 होगा, 101 का पावर 0, तो छोटा वाला कौन है, तो 101 का पावर 0 छोटा वाला लेना है। ले लिए छोटा वाला, अब छोटा वाला ले लिया, इसको गुना कर देंगे, मौसा निकल जाएगा। देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, 3 का पावर 0 मान होगा 1, 101 का पावर 0 मान होगा 1। अब इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर। तो चलिए देखिए मौसा निकल गया यानी HCF निकल गया। अब हमें एक और निकालना है LCM, तो LCM के लिए लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे LCM यानी लॉस, हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, LCM लोअर कॉमन LCM। तो LCM कितना होगा, तो इन दोनों में लेंगे सेम, लेकिन अब बड़ा घात वाला लेंगे, बड़ा पावर वाला। तो देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2, तो कौन सा लेंगे, तो आप बोलिएगा 2 का पावर 5 लेंगे। उसके बाद देखिए 3 का पावर 0 3 का पावर 1, तो कौन सा लेंगे, तो 3 का पावर 1 लेंगे। फिर देखिए 101 का पावर 1 और यहाँ पे 101 का पावर 0, तो कितना लेंगे, 101 का पावर 1। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तब सबसे पहले इसको 5 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 को 5 बार लिख के गुना करेंगे 32 होगा। 3 को 1 बार तो 3 होगा, 101 को 1 बार तो 101 होगा। अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करना है तो 32 को 3 को गुना करेंगे तो 32 दिया होता है 96, और 96 को 101 से अगर गुना करेंगे तो किसी संख्या को 101 से गुना करना है 2 बार लिख दीजिए, तो 96 है तो 96 को 2 बार लिख दीजिए, 96 96, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मौसा और लौसा हो गया आंसर। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेसिक ढंग से मैंने सिखाया आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लौसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम दो संख्या का मौसा लौसा लेते हैं, दो संख्या में लिख दीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब हम लिख लिए। अब बराबर इसको हम लोग बोल सकते हैं मौसा गुने लौसा, यानी इसको आप लोग याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। ये याद रखिएगा, अगर दो संख्या का मौसा निकालना है लौसा निकालना है, उन दोनों को गुना करेंगे तो उसका मान और जो संख्या है उसका मान आपस में गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, बस यही नियम है और यही थ्योरी है, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग को निकालना है इसमें से दूसरी संख्या। तो अगर इसमें से हम दूसरी संख्या लेंगे तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। तो देखिए इस साइड से ले रहे हैं तो ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसको ऊपर लिख दीजिए मौसा गुने लौसा। अब बट्टा ये कहां जाएगा, नीचे, तो यहाँ इसको नीचे लिख दीजिए पहली संख्या। देखिए इसी से मिल गया, आराम से मिल गया। अब इस पे बिठा दीजिए क्वेश्चन पे, यानी ये जो सूत्र है उस पे बिठा दीजिए क्वेश्चन। चलिए मौसा कितना है, तो 145 है, लौसा कितना है 2175 है, और एक संख्या कितना है 725 है। देखिए अब इसको काट दीजिए। अब इसको अगर काटना है तो 25 तिया 75 और 7 तिया 21, तो अगर हम इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो आ जाता है। अब 145 को 3 से गुना करें तो 5 तिया 15 के 5 लिख देंगे, और 14 तिया 42 और 1 43, यानी 435 हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप का या तो यही क्वेश्चन है या तो इसी टाइप से अदर क्वेश्चन देगा, इसमें से मौसा देगा लौसा निकालना है।
तो लॉसा अगर निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कहां चला जाएगा, ऊपर, मौसा नीचे। बस ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 का पावर n का मान अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है 4 का पावर n है, n का मान मतलब प्राकृतिक संख्या देंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें आप बताइए इसके अंत में शून्य आ सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं। देखिए, किसी भी संख्या के या गुणनखंड के अंत में या किसी का पावर आएगा, उसके अंत में शून्य कब आएगा, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 भी आए और 5 भी रहे, यानी दोनों रहना चाहिए। अगर 2 रहेगा 5 नहीं रहेगा तो उसके अंत में शून्य नहीं आएगा, या तो 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तो अंत में शून्य नहीं आएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम n बराबर संख्या ले लेंगे। तो n बोलता है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम 1 2 3 4 ले लिए, बहुत ले सकते हैं। 4 का पावर n दिया है तो n बराबर 1 लेंगे इधर से, तो 4 का पावर 1 होगा। अब 4 का पावर 1 होगा तो 4 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार। इसका गुणनखंड तोड़िए तो 2 गुना 2 होगा, ऐसे आराम से तोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर n बराबर 2 लेंगे तो 4 का पावर 2 होगा, तो 2 होगा तो 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड तोड़िए तो 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2, इस 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुना 2। फिर n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो 4 का पावर 3 हुआ। 4 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए, इस 4 को गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुना 2, इसका भी तोड़ेंगे 2 गुना 2, इसका भी तोड़ेंगे 2 गुना 2। चलिए, तीनों में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, हम 1 2 3 लिए n का मान, तो देखिए गुणनखंड आता है 2 गुना 2, यानी 2 के अलावा कुछ नहीं आता है। मैंने अभी क्या समझाया है, अगर गुणनखंड में 2 रहेगा और 5 नहीं रहेगा तो इसके अंत में कभी शून्य आएगा, तो नहीं आएगा। आप ही लोग बोलिएगा नहीं आएगा। तो देखिए, इसके अंत में कभी शून्य आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहना अनिवार्य है। इसमें 2 है और 5 नहीं है, तो लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं होने के कारण इसके अंत में या 4 का पावर n के अंत में या इसके मान के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। इतना लिख दीजिए, हो गया आंसर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, वो हिंदी में आप लोग लिख दीजिएगा। या तो यही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इसमें से बदल देगा, 6 का पावर n बोलेगा। दो क्वेश्चन तो फेमस है, एगो 4 का पावर n, 6 का पावर n, तो बस आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12960 है, तो उनका लौसा ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता है। तो इसको हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को बोल भी सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से हम लौसा बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिख सकते हैं लौसा बराबर क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टे क्या होगा, दो संख्या गुणनफल बट्टा मौसा। अगर इधर मौसा लेंगे तो इधर लॉस आएगा, इधर लॉस लेंगे तो इधर मौसा आएगा। चलिए इतना समझ गया फॉर्मूला। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, तो 12960। अब इधर मौसा कितना है 18, तो देंगे 18। अब इसको हम काट देते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो काटिए, तो 18 सत्ते होगा 126 और 3 6 36, 18 गुना 36, एक शून्य है, शून्य दे दीजिए, तो हो गया 720 हो जाएगा आंसर, यानी लॉस इसका आएगा 720। चलिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए परमेय संख्या जो होता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ठो संख्या हो सकता है। इसमें से एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है शांत। शांत कब होता है और अशांत कब होता है, तो देखिए अगर दशमलव के बाद पूरा संख्या कट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। और दशमलव के बाद पूरी संख्या नहीं कटता है और एक ही संख्या या दो संख्या या कोई भी संख्या बार बार रिपीट होता है, बार बार एक ही संख्या आता है या सेम संख्या आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, इसमें से अगर हम देखेंगे बार बार एक ही संख्या नहीं आएगा, अलग अलग संख्या आएगा और कभी नहीं कटेगा, तो उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो वो अपरमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 0.345 ये हो गया, इसके बाद संख्या नहीं है तो ये शांत होगा। और इसमें देखिए 0 मान के चलिए 3 आया, अब 3 बार बार आ रहा है, एक ही संख्या बार आ रहा है 3, तो ये होता है अशांत आवर्ती। ये भी समझ गए। अब देखिए इसको हम चेक कैसे करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अगर अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल रहे हैं
अशांत आवर्ती का निकालेंगे तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं होगा, और अगर हम शांत का निकाल रहे हैं तो इसका रूप का होगा। बस इतना आप लोग को याद रखना है। देखिए अशांत आवर्ती का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे या पी बाई क्यू में देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे क्यू, तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप अशांत आवर्ती में नहीं आएगा और शांत में आएगा, बस ये याद रखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं 7/80 है तो इसको निकाल के सवाल समझिएगा, एग्जांपल के साथ हो जाएगा। देखिए सवाल दिया है 7/80 क्या है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले काटेंगे। तो देखिए कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। 80 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, 80 का तोड़िए, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे कितना होगा 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख दिए। तो ऊपर में 7 और नीचे में देखिए 2 का पावर कितना होगा 4 और 5 का पावर 1, एक नहीं भी देंगे चलेगा। देखिए क्या आया, अब मैंने अभी क्या बताया है, अगर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का होगा तो होगा शांत, इसके रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। तो आप देख के बताइए 2 का पावर या कुछ भी है 4 और 5 का पावर, यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या तो नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा शांत। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख देना है चुकी देके लिख दीजिएगा p बाई क्यू में q का, नीचे वाला क्या किया है, q का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिए q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए इतना लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट का कोई भी नंबर कटता नहीं है, जितना बना के आता है उतना नंबर आता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं रहेगा, कितना भी अच्छा से बता दिया जाए आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग आप तरीका बना रहे हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और उतना क्वेश्चन याद रखने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक तरीका आप लोग को बताता हूं, उसमें √3 आए, √5 आए, √7 आए या कुछ भी आए रूट में, तो उस पे आराम से उसको उसी को सेम टू सेम छाप दीजिएगा, हो गया। ठीक है, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मेरा जो अपना तरीका है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा तरीका, लेकिन मेरा जो अपना तरीका है वो मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि √5, नहीं तो यहां लिख दीजिए यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है। देखिए उल्टा मान लिए, देखिए माना कि या यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो यानी परिमेय मान लिया, अपरिमेय है सब जानता है, लेकिन हम लोग उसका विरोधाभास मान लिए, यानी विरोध कर दिए। तो √5 जो अपरिमेय है उसको हम लोग परिमेय मान लिए, इतना समझ गए। अब इतना समझने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि, और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बीच में आएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और एगो 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसके बीच में आएगा क्या 5 का स्क्वायर, देखिए यानी √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं, √5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 होगा। तो देखिए ये जो √5 है या 2 और 3 के बीच आता है, यानी स्क्वायर के बीच आता है। अगर हम लोग रूट में देखेंगे, स्क्वायर हटा के देखेंगे तो 2 और 3 के बीच आएगा। तो कोई भी संख्या किसी संख्या के बीच आता है तो वो पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पे लिख के। देखिए जैसे पूर्णांक संख्या होता है 1 2 3 4, या माइनस में हो चाहे प्लस में, ये तो संख्या हो गया। अब इसके बीच में कोई संख्या आएगा तो पूर्णांक होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा, तो वही हम बोल रहे हैं, ये जो √5 है ये 2 और 3 के बीच आ रहा है तो ये पूर्णांक होगा, नहीं होगा, तो वही लिख देना। देखिए लिखेंगे √5 क्या लिखेंगे, नहीं तो यहां लिख दीजिए √5 तो लिखा है जो 2 और 3 के बीच है, बीच स्थित है, ध्यान से देखिए स्थित है, हो गया। इसीलिए √5 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। अब लोग पूर्णांक संख्या पर ही है, माइनस में प्लस में यानी ऋणात्मक धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए ये पूर्णांक नहीं है, इतना तो पता चल गया। अब हम यहां लिखते हैं माना कि यही जो √5 है तो इसको हम बराबर में मान लेते हैं p बाई क्यू, ये हम मान लिए। p बाई क्यू में क्या संबंध है वो भी लिखेंगे, जहां p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब किसी संख्या से भागने लगेगा, गुणनखंड नहीं है, ये हम मान लिए। इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है,
यानी भाग लगेगा दोनों में एक से, एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे इधर, तो √5 का वर्ग करेंगे 5 होगा। अब पी स्क्वायर, पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इधर हम पी बाय क्यू लिए हैं, तो इधर हम पी स्क्वायर बाय क्यू लेंगे, तो एक ठो क्यू इधर आ जाएगा, तो एक ठो क्यू इधर आ जाएगा, तो ये गुना में है, और भाग में इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 क्यू बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस साइड और इस साइड में अंतर देखिए, यहां पे लिखेंगे चूंकि 5 क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। 5 क्यू अगर हम क्यू पूर्णांक है यानी, तो 5 क्यू भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। लेकिन ये जो पी स्क्वायर बाय क्यू जो है, ये एक भिन्न है, एक भिन्न है। क्यों भिन्न है, तो यहां पे हम लिख देते हैं क्योंकि देखिए p बाय क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो पी स्क्वायर बाय क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो यहां पे वही लिख देते हैं, क्योंकि p और q में इधर जगह नहीं है। चलिए ये लाइन इस साइड लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, इस साइड लिख देते हैं ये लाइन। यहां पे लिखेंगे लेकिन p बाय क्यू, पी स्क्वायर बाय क्यू एक क्या है, भिन्न है। क्योंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए इतना हम इसलिए लिख दिए हैं, जो बोले हैं वही लिखे हैं, बस इतना लिखना पड़ेगा, लिख दिए हैं। देखिए क्योंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब इतना लिखने के बाद यहां लिखेंगे समीकरण 1, ध्यान से देखते रहिए, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से लेंगे तो बराबर के इस साइड देखिए ये पूर्णांक है, बराबर के उस साइड देखिए ये भिन्न है, तो यहां लिखेंगे पूर्णांक, अब बीच में बराबर और उधर लिखेंगे भिन्न। तो बताइए पूर्णांक बराबर भिन्न हमेशा संभव है, यानी पूर्णांक बराबर भिन्न हमेशा संभव है, तो हमेशा संभव नहीं है, तो यहां लिखेंगे जो असंभव है या जो संभव नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो संभव नहीं है, लिख दिए। इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। इसीलिए गलत होने के बाद क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय माने थे ना, तो परिमेय संख्या नहीं है, देखिए बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं सब, परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पे लिख दीजिए PROVT, प्रूफ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इस पे जितने कोई सा √5 है, √7 है, √3 है, जितना है सब चिपका दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एक बार बना लीजिए अच्छे से और यही को चिपका दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, केवल अंक सब चेंज होगा। देखिए इधर वाला ये चेंज होगा और एक ये चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ चिपका दीजिएगा। चलिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, और पूछेगा तो अंक केवल चेंज रहेगा, बाद बाकी सेम पूछेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसको भी बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या R है, एक परिमेय संख्या R है, इतना लिखना है बस, सब में लिखना है यदि संभव हो तो, क्योंकि संभव है ही नहीं, परिमेय संख्या इसको मान ही नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए एक विरोधाभास की तरह या एक विरोध करके हम मान लिए। मानने के बाद यहां लिखेंगे तो 5 माइनस √3 अब बराबर क्या होगा, R दे दिए।
अब इसको सेम इधर उधर करेंगे, यानी रूट थी अलग अलग, इसको अलग, तो यहाँ पे याद देंगे इधर 5, ये प्लस में हिस्सा जाएगा तो माइनस में, इधर देख रहे हैं ये माइनस में हिस्सा जाएगा तो प्लस में, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए समझिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा सबको ऐसे ही तोड़ना है, यानी जो रूट में रहेगा उसको एकदम अलग कर देना है, बाद बाकी जितना रहेगा उसको अलग कर देना है। इतना कर दिए। अब करने के बाद यहाँ पे हम दोनों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। तो ये जो 5 माइनस आर है, ये कौन सी संख्या है? तो 5 माइनस आर एक परमेय संख्या है। तो हम तो बोल दिए परमेय संख्या है, लेकिन क्यों परमेय संख्या है ये भी बताना है। 5 माइनस आर क्यों परमेय संख्या है? तो देखिए, ये 5 परमेय है, आर भी हम परमेय माने हैं। तो अगर ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, तो दो परमेय संख्या का अंतर यानी घटाव हमेशा क्या होता है? तो परमेय आता है, इसीलिए ये परमेय है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो लिख देंगे परमेय है क्योंकि यहां पे लिखेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं दे देते हैं, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होते हैं? परिमेय होता है। चलिए लिख दिए आराम से, जो अभी समझाया वही लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यहां पे लिखेंगे लेकिन, अब लेकिन आ गया। अब लेकिन में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, लेकिन इधर है √3। आप बताइए √3 ये परमेय है कि अपरमेय? तो आप देखते बोलिएगा अपरमेय है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी लिख दिए, अब अपरिमेय संख्या लिख दिए। अब देखिए, अब समीकरण 1 से लेंगे, इधर ले लेते हैं, इधर समझ में आएगा। यहां पे लेते हैं समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से लेंगे तो यहां पे देखिए बराबर की साइड परमेय है, बराबर की साइड अपरिमेय है, तो यहां लिख दीजिए परिमेय बराबर अपरिमेय। बताइए, अब हम ये क्वेश्चन यहां पे शब्द लिखे हैं परिमेय बराबर अपरिमेय, बताइए कभी संभव होगा? परमेय कभी अपरिमेय के बराबर होगा या अपरिमेय कभी परमेय के बराबर होगा? तो नहीं होगा। तो यहां भी लिख सकते हैं कॉमा देके, जो असंभव है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। फिर इसीलिए 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः 5 माइनस √3 एक कौन सी संख्या है? एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए अब इसको लिख देते हैं PROVED प्रूफ। बताइए समझ में आया? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.47 और 4/7 का रेखनीय है, यानी कहने का मतलब 4/7 बार बार आया है, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए आराम से कर सकते हैं, कैसे? तो ध्यान दीजिए, ये जो है संख्या, इसको हम पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर, इसको हम x मान लेते हैं 2.47, इसका रेकरिंग दे देते हैं, दे दिए। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? तो 2.47474747 जितना मर्जी है उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो समझ गए। या तो देखिए, इसको बनाने के लिए या तो 10 से गुणा कर दीजिए पहले, या तो 100 से गुणा कीजिए। तो देखिए 10 से भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो सबसे छोटा वाला ही ले लेते हैं, 10 से गुणा करना। अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब x को 10 से गुणा करेंगे 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो देखिए एक ठो दशमलव के बाद, यानी एक ठो अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 24.7 और फिर 4, फिर देखिए 7 4 7 4 7 4, तो ये मैं से करके रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है।
इतना दे दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 10x है 10x, इसको अलग अलग कर दीजिए। देखो 24 प्लस 0.74 इसका रेकरिंग दे दिए। अब इसको इस साइड कर दीजिए, तो 10x बराबर ये प्लस में है 24 इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर होगा 0.74। अब इसका रेकरिंग दे दीजिए। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। नहीं भी मानेंगे चलेगा, लेकिन मान लीजिए अच्छा रहेगा। अब देखिए आप फिर लिखेंगे दोनों तरफ, यहां लिखेंगे फिर दोनों तरफ। अब यहां भी दोनों तरफ देखिए हमें इतना लाना पड़ेगा दोबारा में, इसी को गुना करके फिर इतना लाना पड़ेगा। तो बताइए 10 से अगर गुना कर रहे हैं तो एक ही संख्या आएगा, और अगर 100 से गुना करेंगे तो दोनों सेम टू सेम आ जाएगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होगा तो 10 से गुना करेंगे, और दो संख्या का पुनरावृत्ति होगा तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, यानी 100 से। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब देखिए इसको 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1000x। इसको 100 से गुना कीजिए कितना होगा 2400। इसको 100 से गुना कीजिए तो इसका मतलब है 7 तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा तो 74.74 होगा। इसका रेकरिंग दे दीजिए। अब इसको सेम अलग अलग तोड़ दीजिए तो देखिए 1000x माइनस 2400 बराबर इसको तोड़िए तो कितना होगा 74 प्लस 0.74 इसका रेकरिंग हो गया। इतना समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से केवल देखते रहिए। इसको सेम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से 1000x माइनस 2400 बराबर, चलिए एक बार लिख देते हैं पहले, बराबर 74 है तो 74। अब देखिए 0.74 का रेकरिंग जो है इसमें खोजिए, कहीं है तो यहां देखिए है, तो इसके स्थान पे इतना दे सकते हैं, इसके स्थान पे इतना दे सकते हैं, तो उसको हटा के दे दीजिए। कितना देना है, तो देना है 10x माइनस 24। ये कहां से आया, तो समीकरण 1 से। अभी समझाए हैं, समीकरण 1 मान लिया है तो समीकरण 1 से आ गया। अब इसको जोड़ घटाव गुना भाग कर दीजिए, हो गया। देखिए x 10x को इस लाना है तो 1000x, आई प्लस में है तो माइनस में 10x। इधर देखिए इन दोनों को घटाना है, 74 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा 50। ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में। अब देखिए इसको घटाना है, कितना होगा तो 990x, इसको जोड़ना है तो कितना आएगा 2450। अब इसीलिए x बराबर लेंगे तो 2450 चला जाएगा ऊपर और 990 नीचे। अब काट देना है तो 1 गोंडा से 1 गोंडा फोड़ दिए। अब ये कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर 245/99। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 0.12, लेकिन इसमें 1 का पुनरावृत्ति यानी रेकरिंग 1 पे नहीं है, किसका है 2 पे है, तो p बाय q के रूप में बदलना है। इस तरह पिछला क्वेश्चन बनाया उसी तरह ये भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.12, इसका रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो 0.1222 यानी 2 हम कितना बार भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए, इसको 10 से गुना कीजिए 10x, इसको 10 से गुना कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव भाग जाएगा 1.2, यहाँ पे रेकरिंग दे दीजिए। इसको भी आराम से अलग अलग कर दीजिए। देखिए 10x बराबर, इसको अलग कर दीजिए तो 1 प्लस 0.2 का रेकरिंग, इसको इस साइड कर लीजिए, जैसे पिछला वाला बनाया सेम टू सेम। इसको इस साइड कीजिए, -1 होगा बराबर 0.2 इसका रेकरिंग। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर लिखेंगे या पुनः लिख सकते हैं, फिर दोनों तरफ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक हो रहा है, कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे, तो 10 से गुना करेंगे, उसमें 100 से गुना किए हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब देखिए इसको 10 से गुना कीजिए तो कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 100। इसको 10 से गुना कीजिए 10 आएगा, इसको 10 से गुना कीजिए तो 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 अंक के बाद दशमलव भाग जाएगा 2.2 का रेकरिंग। अब इसको भी अलग अलग कीजिए
तो 100x माइनस 10 बराबर इधर करेंगे तो 2 प्लस 0.2 होगा इसका रेकरिंग। सेम उसी तरह जिसमें बिठाए हैं 0.2 का रेकरिंग है। देखिए 0.2 का रेकरिंग इतना मान है तो इसको हटा के ये दे देंगे, यानी इसको हटा के ये लिख देंगे। तो वहां यहां पे लिख देते हैं हम, ध्यान से देखते रहिए। इसमें लिखेंगे 100x माइनस 10 बराबर इधर 2 प्लस उसको हटा के क्या लिखेंगे 10x माइनस 1। ये कहां से आया तो यहां लिख देते हैं, चूंकि देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दिए। अब क्या करेंगे तो आप जोड़ घटाव कर दीजिए। 100x ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में x। अब इधर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 होगा, ये माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में होगा। अब इसको घटा रहे हैं तो कितना होगा तो 90x, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 11, इसीलिए x बराबर 11 ऊपर और 90 नीचे, यही हमारा हो गया आंसर। इसका शॉर्टकट भी आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तौर पर रहेगा तो शॉर्टकट बना सकते हैं, सब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इससे नंबर नहीं कटेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला क्वेश्चन 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसमें दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव में निकालना पड़ेगा तो भाग देके निकालना पड़ेगा। देखिए इसको गुना करेंगे 8 त्रिक 24 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 और 3 27/8 होगा। अब 8 से 27 में भाग लगा देना है। अब लगाइए 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 होगा और इसको हम घटा देंगे तो 3 होगा, इस घट जाएगा तो 0 होगा, यहाँ पे 0.0, फिर 8 त्रिक 24 लगाएंगे। अब इसको अगर हम घटा देते हैं तो 6 होगा, फिर 0 देंगे, फिर 8 सत्ते 56 होगा। अब इसको घटा देते हैं 4 होगा, फिर यहाँ 0, 8 पंचे 40। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख दीजिए 3.3/8 बराबर इसे कितना आ गया 3.375। तो यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.8 का रेकरिंग है, इसका मतलब देखिए एक तो में दशमलव के बाद 2 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा था, एक के बाद 1 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा था, लेकिन 1 अंक और दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 अंक दिया है और उसी अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो इसको उसी तरह बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 1.8 का रेकरिंग, यानी मतलब हुआ 1.88888 दे देते हैं। आप दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, आप बोलिएगा 10 से, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर। अभी समझाए हैं 10 से गुना करेंगे 10x, इसको 10 से गुना करेंगे तो 1.8 है तो हो जाएगा कितना 18.8 का रेकरिंग। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 10x बराबर इसको इस साइड करेंगे तो 18 प्लस 0.8 का रेकरिंग। अब इसको सीधा करेंगे 10x, इसको ऐसा ले आएंगे तो -18 बराबर 0.8 का रेकरिंग। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अभी समझाया, 2 सवाल समझाया, तीसरा है ये। अब यहां पे लिखेंगे पुनः, या फिर दोनों तरफ कितना से गुणा करना पर, तो 10 है तो 10 से, यानी 1 अंक है तो 10 से करने पर। अब इसको 10 से गुना कीजिए तो 10 से गुना करेंगे 100x, इसको 10 से गुना कीजिए 180 होगा, इसको 10 से गुना कीजिए तो 8.8 का रेकरिंग। अब उसको अलग अलग कीजिए 100x माइनस 180 बराबर इसको करेंगे तो 8 प्लस 0.8 का रेकरिंग। अब देखिए सेम है, सेम देखिए वैसे आ गया 0.8 का इतना मान है, बैठा देंगे तो यहां लिख देते हैं उसका भी। चलिए एक लाइन यहां लिख देते हैं, जगह है। अब देखिए 100x माइनस 180 बराबर ये 8 है तो 8 देंगे, प्लस इसको हटा के इतना देंगे, यानी 10x माइनस 18। अब ये कहां से आया तो लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए लिख दिए। अब इसको जाति मिलाइए तो इधर देंगे 100x, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा। इधर देखिए 8 है, इसको घटाएंगे तो -10 होगा, ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में आएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 100 में से घटाएंगे 10 तो होगा कितना 90x, और 180 में से 10 घटाएंगे 170, वो भी बड़ा वाला प्लस में तो प्लस में, इसीलिए x बराबर लेंगे 170 ऊपर 90 नीचे, एगो अंडा से एगो अंडा फोड़ दीजिए, x बराबर 17/9 आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
0.087 को P बाय Q के रूप में बदलना है या लिखना है, जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी किसी अंक से न कटे। ठीक है, तो देखिए आराम से बन जाएगा, इजी है। यहां लिखेंगे 0.0875, कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा के जो संख्या बचता है यहाँ पे लिखेंगे। देखो दशमलव हटाएंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 875 लग गया ऊपर। दशमलव को हटाएंगे तो 1 होगा नीचे, और दशमलव के बाद कितना अंक है तो गिनिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ठो 0 देंगे, दे दिए। अब ये दोनों कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए कटेगा तो कट जाएगा 25 से, तो इसको 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 होगा। अब 87 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा 12, अब 12 पे 5 होगा, कितना होगा 125, तो 25 पंचे 125, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 अंडा बच गया, 2 अंडा दे दीजिए, यानी पूरा कट गया ये। उसके बाद फिर 5 से कट जाएगा 7, इसको 5 से काटिए कितना होगा 8 0 8 5 40, तो यहां हो गया कितना 7 ऊपर 80 नीचे, यही हमारा हो गया आंसर। इसमें देखिए किसी अंक से भाग नहीं लगेगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है, वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? कुछ नहीं करना, ऐसा संख्या यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसमें दोनों में भाग लग जाए, बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगा जो दोनों में भाग, उस संख्या से दोनों में भाग लग जाएगा, यानी बड़ी संख्या होना चाहिए, उससे छोटा नहीं। तो कुछ नहीं करना, इसका नियम क्या है, तो बस मौसा निकालना है। मौसा का अर्थ वही है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या में भाग लग जाए उसे मौसा कहते हैं। तो इसका मौसा निकाल दीजिए, तो 420 और 130 का मौसा निकाल दीजिए। तो मौसा निकालने का दो विधि है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और एक है अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो जैसे माने वैसे निकाल दीजिए। तो चलिए हम निकाल देते हैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंडन विधि निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, तो लिखेंगे 420 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आप देखिए 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 210, फिर 2 से लगाएंगे 105, 3 से लगाएंगे 3 5, फिर 5 से लगाएंगे 7। तो लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इसका मतलब है 2 का पावर 2, 3 का 1, 5 का 1, 7 का 1। चलिए हो गया। उसके बाद 130 है, तो लिखेंगे 130 का अभाज्य गुणनखंड। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यहाँ 2 से लगाएंगे 6 5 65, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 13 5 65। तो यहां लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 13। चलिए अब एक लिखते नहीं है, वैसे दे भी देंगे तो गलती नहीं होगा। अब दोनों को पहले कॉमन करिए, यानी दोनों को मिलाइए। इधर 2 है 2, 3 इसमें नहीं है तो 3 देंगे लेकिन पावर में 0। 5 इधर है, इधर भी है, 7 इधर है, इधर नहीं है तो यहाँ पे देंगे 7 का पावर 0। अब देखिए इसमें 13 नहीं है लेकिन इसमें 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 लेकिन पावर में 0 लिख दिए। इसका कुछ नहीं है, पावर में 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे चलेगा, 1 लिखते नहीं है वैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे मौसा, इसीलिए मौसा। तो मौसा में मैंने क्या बताया है, जो मिलता है उसका कम पावर वाला यानी छोटा घात वाला लेंगे। तो 2 मिल गया, छोटा घात कितना है 1, तो 2 का पावर 1, 2 लिख दीजिए। 3 का पावर 0। 5 मिलाइए, 5 का 1 1 दोनों में है तो 5 का पावर 1। उसके बाद 7 मिल रहा है तो 7 का पावर 0। 13 मिल रहा है तो 13 का पावर 0। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। 3 का पावर 0 का मान 1, 5 है तो 5, इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी पावर में 0 है तो मान 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना 10 हो गया 10। तो यहां पे लिखेंगे अतः देखिए क्या बोलते हैं उसमें, प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक ढेर में कितना मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। तो 10 मिठाई रखी जा सकती है। चलिए ये लिखना जरूरी है। देखिए बन गया क्वेश्चन
कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए कितना छोटा आंसर आया। चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। बस एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन। दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q+2 या 4q+3 रूप का नहीं होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन पे टोटल क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, 11 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूं। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कोई धन पूर्णांक, माना कि कोई धन पूर्णांक ए है। अब ए को धन पूर्णांक मान लिया यानी प्लस वाला। अब ए तो भाग लेमा से लेंगे, भाग लेमा से। अब जब ये भाग लेमा से लेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, चूंकि b बराबर, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 लाना है और भी वर्ग है, तो वर्ग करेंगे, कितना का वर्ग करेंगे, 4 आएगा, तो आप बोलिएगा 2 का, तो चलिए 2 ले लेते हैं, 4 भी रखेंगे तो हो जाएगा। 2 रखने पर अब देखिए कुछ नहीं करना है, जहां जहां ए बी है वहां वहां 2 रखेंगे। a बराबर 2q प्लस आर, अब 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा, अब b के स्थान पे कितना लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे। अब यही लिखिए 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होगा, 2, तो बताइए r का मान क्या होगा, यानी r से बड़ा 2 है तो r का मान क्या होगा, तो 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा कौन कौन सी संख्या होता है, तो या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो आप देखिए r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2q प्लस 1 बोल दिया, पहले 0 लीजिए, r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस, यहाँ पे r के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 2q होगा। अब फिर r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस r के स्थान पे 1, तो 1 दे दीजिए, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो a बराबर देखिए इतना हो गया। अब इसका बोलता है वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ध्यान देते रहिए, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका वर्ग कीजिए, ए स्क्वायर, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो 2q का होल स्क्वायर। अब 2q का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4q स्क्वायर, यही होगा। और हमें लाना है, अच्छा इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आना चाहिए, तो इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, q के रूप में लाना है, तो कॉमन लेना है 4 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर। अब इसमें अगर क्यू स्क्वायर बचेगा तो जहां लेंगे 4, क्यू स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं m, तो लिखेंगे जहां m बराबर पूर्णांक, जहां m क्या है, पूर्णांक। अब लिखेंगे ए स्क्वायर, दूसरा का होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 दूना 4 एक्स क्यू स्क्वायर, फिर 2 दूना 4q प्लस 1। अब इसमें भी कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो कितना ले सकते हैं, तो 4 लीजिए कॉमन, तो इसमें कितना होगा, क्यू स्क्वायर, इसमें कितना होगा, प्लस क्यू प्लस 1। अब इसको अधिक करेंगे तो 4, इसको मान लेंगे m, इधर प्लस 1 लिखेंगे, जहां क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको बराबर में माने m बराबर पूर्णांक। तो देखिए यहां भी लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, जहां क्यू स्क्वायर बराबर m बराबर पूर्णांक। चलिए लिख दिए, अब हो गया। अब देखिए दोनों का वर्क किए हैं, इसका वर्क किए हैं तो 4m, इसका वर्क किए हैं तो कितना आया है, 4m प्लस 1 यानी 1, पता है 4q प्लस, q यानी पूर्णांक, ए भी q भी पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 का रूप का आया है, या 4m प्लस 2 होगा, 4m प्लस 3 होगा ये, तो बताए इतना रूप का आया है, नहीं आया है, दोनों में से कुछ नहीं किया है, आराम से करते गए हैं आगे, और नहीं आया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः कोई धर्म पूर्णांक a का वर्ग 4q, m भी लिख सकते हैं तो लिख दे q है, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का
नहीं होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे दे दीजिए प्रूव्ड, PROVD। चलिए, अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा और एग्जाम में टॉप आपको होना ही है, ठीक है। आप पढ़े पीछे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे नहीं फर्क पड़ता है, बशर्ते अभी से 3 महीना आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।